हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सोहंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हम थ्योरी करने जा रहे हैं वो है पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। जो सीटेट पढ़ते हुए सीटेट की तैयारी करते हुए बच्चे गलती करते हैं वो है कि हम हमेशा सिर्फ पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़कर देखते हैं और मॉरल डेवलपमेंट को हम हमेशा कोलबर्ग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन जो पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी है और यही थ्योरी इनकी जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है यही रास्ता तय करती है या रास्ता तैयार करती है कोलबर्ग्स की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के लिए। तो अगर हम कोलबर्ग्स की थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोलबर्ग्स ने इन्हीं की जो दो स्टेजेस हैं उन्हीं को आगे एक्सपेंड किया करके अपनी आगे की स्टेजेस जो हैं वो बनाई हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले कोलबर्ग से पहले हम पियाजे के बारे में जान लें और पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में जान लें। पियाजे का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दे चुकी हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं उनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से। तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी और आप इस थ्योरी से बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कोर फिलॉसफी के बारे में, जो हमें बताती है। इसके बारे में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बताता है कि मोरालिटी इज़ नॉट जस्ट लर्न, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो पियाजे का मानना जो है, पियाजे की जो कोर फिलॉसफी है इस थ्योरी के पीछे, उसका पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि मोरालिटी जो है वो बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, वो कहीं से सीखी नहीं जाती है। हम बच्चे को कोई भी चीज़ बोलकर कि या बताकर उसे मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते। बच्चा अपनी मॉरल वैल्यूज़ खुद कंस्ट्रक्ट करता है जैसे जैसे वो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो अपने आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करता है। मॉरल वैल्यूज़ कहीं से सीखी नहीं जा सकती या किसी के बताने से सीखी नहीं जा सकती, वो सिर्फ इंटरेक्शन से ही सीखी जा सकती हैं। और जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। सेकंड जो फिलॉसफी है पियाजे की इस थ्योरी के पीछे वो है क्रूशियल रोल ऑफ पीयर ग्रुप्स। चिल्ड्रन लर्न फेयरनेस बाय प्लेइंग गेम्स विद द अदर चिल्ड्रन, नॉट जस्ट बाय लिसनिंग टू द पेरेंट्स। सो जो भी मोरालिटी है या फेयरनेस है या जस्टिस करने का जो तरीका है वो बच्चा तभी ज़्यादा अच्छे से सीखता है जब वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेलता है। जब खेलते हुए उसके फ्रेंड्स के साथ वो अच्छा या जस्टिस करना या बुरा करना सीखता है तो वो अपने ग्रुप के साथ ही सीखता है, अपने पेरेंट्स के बताने से कम सीखता है। तो उसका बच्चों के साथ खेलना, प्ले करना और वहाँ पर गेम्स के रूल्स को समझना, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चा इनसे ज़्यादा सीखता है। तो वहीं से उसका जो मोरालिटी का कंसेप्ट है वो ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कोर आइडिया बिहाइंड द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। जो थर्ड बिलीव है पियाजे का वो है कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बारे में। एज ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीजेज मॉरल रीजनिंग इंक्रीजेज। सो यहाँ पर पियाजे कहना चाहता है कि जैसे जैसे बच्चे का जो अपना ईगोसेंट्रिज्म होता है कि मैं ही सेंटर हूँ, वो जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे बच्चे की जो मॉरल रीजनिंग है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसे हम एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर का मैं ख़त्म होता जाता है, जब वैसे वैसे उसकी मोरल रीजनिंग इंक्रीज़ होती जाती है। तो आइए अब बात करते हैं पियाजे की दी हुई इस थ्योरी की दो बेसिक स्टेजेस जिनका नाम है
हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। स्टेज 1 को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम ऑटोनोमस की बात को करेंगे। सबसे पहली जो स्टेज है वो है स्टेज 1 हेट्रोनोमस मोरालिटी, जिसको हम मोरल रियलिज्म भी कहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोनों नामों से आ सकता है, तो आपको इनके दोनों नाम पता होने चाहिए। तो जो एज स्पेसिफिक की है पियाजे ने इसके लिए वो 4 to 7 ईयर्स है। और की कंसेप्ट कहता है कि रूल्स आर एक्सटर्नल एंड एब्सोल्यूट, मीन्स कि बच्चा बाहर से सीखता है, जो उसे बता दिया जाता है कि ये रूल्स हैं, हमें इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बच्चा पनिशमेंट के डर से ही उसको क्या करता है, अपना लेता है कि अगर मैं ऐसा कोई गलत काम करूँगा तो मुझे गॉड जो है वो पनिशमेंट दे देंगे। तो बच्चा अपनी कोई भी थिंकिंग यहाँ पर नहीं लगा रहा है, बच्चा सिर्फ एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वहाँ से सीख रहा है कि अगर ये चीज़ जो है वो रूल्स के ख़िलाफ़ है, अगर मैं रूल्स जो है वो परमानेंट हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, और अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा। जितना बड़ा जो हम रूल ब्रेक करेंगे या जितना बड़ा हम नुकसान करेंगे उतनी ही बड़ी हमें जो है सज़ा मिलेगी। तो बिग लॉस इज़ इक्वल टू बिग पनिशमेंट। तो बच्चा यहाँ पर किसी भी तरह का अदर या इंटरनल जो है सेंस यूज़ नहीं कर रहा है। उसकी जो भी थ्योरी है, जो भी मोरालिटी है, वो बाहर से आ रही है कि बाहर से जो मुझे रूल्स सिखाए गए हैं मुझे उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये इसका की कंसेप्ट है। और पियाजे ये भी कहते हैं कि ये जो 2 स्टेजेस हैं, ये 4 to 7 तक वन फर्स्ट स्टेज और दूसरी जो है वो 7 to 10 ईयर्स की है। और ये दोनों स्टेजेस के बीच में एक ट्रांजिशन जो है वही ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे बच्चा इस फर्स्ट स्टेज हेट्रोनोमस मोरालिटी की स्टेज से कैसे ऑटोनॉमस मोरालिटी की स्टेज में जाता है और कैसे इन फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हुए उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप करती हैं। ये हम इसके बारे में हम इस थ्योरी में बात कर रहे हैं बेसिकली। हेट्रोनोमस मोरालिटी को या मोरल रियलिज्म को आप 2 फीचर से पहचान सकते हैं। पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स जजिंग एन एक्ट बाय द अमाउंट ऑफ डैमेज नॉट द इंटेंट। मीन्स कि बच्चा जो है वो नुकसान को ध्यान में रखेगा कि जितना भी नुकसान हुआ है उसको देखते हुए, डैमेज को देखते हुए वो जजिंग करेगा कि इसके लिए पनिशमेंट जो है वो कैसी होगी। तो अगर डैमेज बड़ा है तो उसके लिए बड़ी पनिशमेंट मिलेगी और अगर डैमेज छोटा है तो उसके लिए छोटी पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा यहाँ पर किसी भी तरह के इंटेंशन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, किसी भी तरह की मोरालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। उसका ध्यान सिर्फ अमाउंट ऑफ डैमेज के ऊपर होता है। तो उसके जो रीज़निंग है वो ऑब्जेक्टिव रहती है कि नुकसान कैसा हुआ है, अमाउंट ऑफ डैमेज के ऊपर रहता है। और इन 2 स्टेजेस को समझने के लिए हमारे पास एक जो ब्रोकन कप्स की एक थ्योरी रहती है, जो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है इस थ्योरी का और इस थ्योरी को समझाने का। तो वो एग्ज़ाम्स में रिपीट भी होता है और उसकी कई बार क्वेश्चन में जो है चीज़ें बदल जाती हैं, कप्स की जगह प्लेट्स हो जाता है या कुछ और हो जाता है, लेकिन बेसिकली जो आइडिया है वो सेम रहता है। तो इस जो ब्रोकन कप की जो थ्योरी है इसके अंदर हमें 2 बच्चों के बारे में बताया जाता है, चाइल्ड ए के बारे में और चाइल्ड बी के बारे में। चाइल्ड ए जो है उसने जो है बाय मिस्टेक से 15 कप या 15 कप्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं, लेकिन उससे ये काम जो है वो बाय मिस्टेक हुआ है। लेकिन जो सेकंड बच्चा है वो कप को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तब उससे 1 कप टूट गया है चोरी करते हुए या उसे छिपाते हुए।
तो अब यहाँ पर जो हेट्रोनोमस स्टेज से जुड़ा हुआ बच्चा है, तो वो जज करेगा जब, तो उसे लगेगा कि जो बड़ा डैमेज है वो चाइल्ड ए ने किया है, क्योंकि उसने 15 कप तोड़े हैं। तो अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो फर्स्ट केस में है ज़्यादा है। तो इसीलिए जो जिस बच्चे ने 15 कप तोड़े हैं उसे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए या मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चा उसके इंटेंशन से मतलब नहीं रखता है, उसको उसके इंटेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो सिर्फ ये देख रहा है कि उसने 15 कप का नुकसान कर दिया है, इसीलिए उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा बनती है। लेकिन जो बी केस का बच्चा है वो जो है वो इंटेंशनली कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा बी केस को सज़ा ज़्यादा मानता है, तो इसका मतलब वो इंटेंशन को ध्यान में रख रहा है। तो अगर हेट्रोनोमस मोरालिटी की स्टेज में कोई बच्चा है तो उसे चाइल्ड ए का नुकसान ज़्यादा लगेगा और उसके लिए सज़ा जो है वो बड़ी लगेगी, कि उसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए जिसने 15 कप जो है वो तोड़े हैं। तो अब बी स्टेज में जो बच्चा होगा वो कैसे सोचेगा, ये हम सेकंड जो थ्योरी है हमारी ऑटोनॉमस, उसमें बात करेंगे इसके बारे में। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फीचर के ऊपर जो हमें हेट्रोनोमस मोरालिटी के बारे में और ज़्यादा बताएगी। तो हेट्रोनोमस की जो सेकंड फीचर है जो हमें उसे पहचानने में हमारी हेल्प करेगी वो है इमिनेंट जस्टिस। इमिनेंट जस्टिस का से हमारा जो मतलब है वो है कि बच्चा यहाँ पर बिलीव करता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो गॉड उसे जो है पनिश करेंगे, क्योंकि रूल्स जो हैं वो गॉड के बनाए हुए हैं। और अगर हम कुछ भी बैड करेंगे, समथिंग बैड हम करेंगे, तो बच्चे को गॉड जो बच्चे को लगता है कि गॉड उसे या नेचर जो है उसे वो पनिशमेंट दे देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल गिवन है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैंने झूठ बोला था इसीलिए मैं गिर गया, तो बच्चा उसको क्या कर लेता है उसी टाइम ऑब्ज़र्व कर लेता है कि मैंने ये चीज़ गलत की थी इसीलिए मेरे साथ ये हो गया है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज ऑटोनॉमस मोरालिटी के बारे में। ऑटोनॉमस मोरालिटी का जो दूसरा नाम है वो मोरल रिलेटिविज़म है। तो इसको भी हमने याद रखना है। ऑटोनॉमस मोरालिटी इज़ ऑल्सो नोन एज मोरल रिलेटिविज़म। तो यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 7 से 10 ईयर प्लस हो गई है, और बच्चा जो एक स्टेज जो मोरालिटी की थी उससे सेकंड स्टेज ऑफ मोरालिटी के अंदर एंटर कर चुका है। अब जो बच्चे के रूल्स हैं या बच्चा जो रूल्स के बारे में सोचता है वो उसकी इंटरनल और अपनी समझ है। इंटरनल अपना जो है अपने थॉट्स से वो जो है वो सज़ा को डिसाइड कर रहा है। तो वो अब नेगोशिएबल है कि अब उसको लग रहा है कि जो रूल्स होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं, क्योंकि जब वो अगर हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे बच्चा खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसे ये लगने लगता है कि अगर सभी लोग या सभी मेंबर्स जो हैं ग्रुप के वो मान जाएंगे तो रूल्स को बदला जा सकता है, रूल्स को चेंज किया जा सकता है। और तो पहले उसे लग रहा था फर्स्ट स्टेज में कि जो रूल्स हैं वो अनचेंजेबल हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऑटोनोमस स्टेज में उसे लगने लगा है कि या उसे पता चल चुका है कि रूल्स को बदला जा सकता है। और अब जो ऑटोनॉमस मोरालिटी है, एग्ज़ाम में जो केसेस आएंगे इसके, आप कैसे पहचानोगे कि वो ऑटोनॉमस मोरालिटी से जुड़े हुए हैं या हेट्रोनॉमस मोरालिटी से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको फीचर्स बताएंगी। तो जैसे हेट्रोनॉमस जो थी वो ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई थी। वहाँ पर बच्चे को लग रहा था कि जो भी
जस्टिस है वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डैमेज होगा। जितना बड़ा डैमेज होगा उतनी ही बड़ी जो है सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऑटोनॉमस में जो बच्चा है वो सोच रहा है कि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोच रहा है कि जो भी जजिंग होगी वो बेस्ड ऑन इंटेंशन होगी, मोटिव होगी। अब बच्चा जो है वो नुकसान करने वाले के इंटेंशंस को जज करेगा कि जिसका जितना बुरा इंटेंशन है उसे उतनी ही ज़्यादा बड़ी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलती से कोई मिस्टेक हो गई है तो नुकसान चाहे ज़्यादा है लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था तो उसकी सज़ा उतनी बड़ी नहीं बनती है। तो जो हमने ब्रोकन कप की थ्योरी की उसमें बच्चा जब हेटेरोनोमस स्टेज में था तो उसे फर्स्ट बच्चा गलत लगेगा। फर्स्ट केस जो है वो ज़्यादा पनिशमेंट के लायक लगेगा क्योंकि वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर वो इंटेंशन को देख ही नहीं रहा है कि अच्छा या बुरा या उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था, उससे बाय मिस्टेक वो 15 कप टूट गए हैं। लेकिन जब बच्चा ऑटोनोमस मोरालिटी में है तब वो सोच रहा है कि इंटेंशन किसका गलत था, केस 1 का या केस 2 का। तो वहाँ पर उसे समझ आ रहा है कि अगर बैड इंटेंशन के साथ एक कप भी टूटा है तो वो ज़्यादा पनिशेबल है। ऑटोनॉमस मोरालिटी को दूसरा आप रेसिप्रोसिटी से पहचान सकते हैं। मीन्स इस स्टेज पर बच्चे का एक गोल्डन रूल रहता है कि जैसा वो अपने आप को ट्रीट होते हुए देखना चाहता है वैसा ही पहले उसे दूसरों को ट्रीट करना पड़ेगा। मीन्स अगर वो एक बच्चा चाहता है कि मुझे इस पर्सन से रिस्पेक्ट मिले तो उसे इस स्टेज पर लगता है कि अगर मैं उस पर्सन को पहले रिस्पेक्ट दे दूं या पहले रिस्पेक्ट दूंगा तो वो रेसिप्रोकेट करके मुझे उस रिस्पेक्ट को वापस करेगा। तो वो मुझे तभी रेसिप्रोकेट करेगा अगर मैं पहले उसे रिस्पेक्ट दूंगा। तो यहाँ पर यही गोल्डन रूल रहेगा कि ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। और तीसरा जो पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा जो केस है वो ऑटोनॉमस मोरालिटी से जुड़ा हुआ है वो है फ्लैक्सिबिलिटी का। कि ऑटोनॉमस स्टेज में बच्चे को लगने लगता है या पता चल जाता है कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है। अगर हर कोई या एवरीवन जो है हमारे उस ग्रुप के अंदर एग्री है उस रूल को चेंज करने के लिए तो रूल्स को चेंज किया जा सकता है अगर ग्रुप के सभी मेंबर्स क्या हैं रेडी हैं उसे चेंज करने के लिए। जैसे जब वो गली में क्रिकेट खेलते हैं तो उसके जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर टीम के सभी मेंबर्स जो हैं उस रूल को बदलने पर मान जाते हैं। तो यहाँ से भी आप केसेस को पहचान सकते हैं कि अगर कोई केस ऐसा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर बच्चे को लग रहा है कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है और वो दूसरे को रेसिप्रोकेट करना चाहता है या एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरे से कि वो रेसिप्रोकेट करके उसे ट्रीटमेंट दे या बच्चे को लग रहा है कि उसका जो भी जजमेंट है वो सब्जेक्टिव है और वो इंटेंशन को ज़्यादा ध्यान में रख रहा है पनिशमेंट देने से पहले। तो ये सभी केसेस जो हैं वो ऑटोनॉमस मोरालिटी से जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको दोनों स्टेजेस के अंदर जो है डिफरेंस क्रिएट हो गया है और आप समझ पाए हो कि अगर हमारी जो हमारा जो बच्चा है या क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो अगर हेटेरोनॉमस से जुड़े हुए हैं तो बच्चा जो है वो अमाउंट ऑफ डैमेज पर कंसंट्रेट करेगा और रूल्स को मानेगा कि अगर वो रूल्स ब्रेक करेगा तो गॉड या नेचर जो है वो उसको पनिश कर देंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोनॉमस से जुड़े हुए हैं और बच्चा ऑटोनॉमस मोरालिटी की स्टेज पर है तो वो पनिशमेंट को जो है अमाउंट ऑफ डैमेज से नहीं जोड़ेगा, वो उसे इंटेंशन से जोड़ेगा कि जिसका इंटेंशन बुरा है वो
जो उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसका इंटेंशन गुड था या जिसका इंटेंशन नहीं था नुकसान करने का, उसकी पनिशमेंट कम होनी चाहिए। और बच्चा ऑटोनॉमस स्टेज पर ही जो है वो रेसिप्रोकेट करना चाहता है कि अगर मैं किसी से रिस्पेक्ट चाहता हूँ तो मुझे बदले में उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और तीसरा जो है उसे लगने लगता है ऑटोनॉमस स्टेज पर कि रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और रूल्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से हम आते हैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जो है उनकी जो स्ट्रेटजी रहती है वो 3 तरह से रहती है। ठीक है, एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पैटर्न 1 मीन्स अगर क्वेश्चन आपका जो है वो इमनेंट जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है, मीन्स कि जो बच्चा है वो सोच रहा है कि जो भी जस्टिस है वो हम मुझे जैसे ही मैं कोई भी गलती करूँगा तो मुझे उसकी जो सज़ा है वो उसी समय जो है वो मिल जाएगी। इमनेंट जस्टिस अगर कोई वर्ड आपके सामने सामने घूम रहा है तो वो आपको हमेशा उस समय पर आपको हेट्रोनोमस के बारे में सोचना है और मोरल रियलिज़म के बारे में आपने वहाँ पर सोचना है। और अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है कोई भी क्वेश्चन पीयर इंटरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है तो हमें पीयर इंटरेक्शन को हमेशा पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से जोड़कर देखना है, जहाँ पर पियाजे क्या कहता है कि जो भी पीयर इंटरेक्शन है वो जो है जो पियाजे हैं वो पीयर इंटरेक्शन को ड्राइवर ऑफ मॉरल शिफ्ट मानते हैं। कि मतलब अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेल रहा है तो वो बहुत जल्दी जो है वो स्टेज 1 से स्टेज 2 के अंदर क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेल रहा है और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी थिंकिंग और थॉट्स जो हैं, एक्शंस जो हैं वो वहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बच्चा उतनी ही जल्दी क्या करेगा, अपनी सेकंड स्टेज में और हेट्रोनोमस से ऑटोनोमस में चेंज कर जाएगा। तीसरा जो एच टेट या सी टेट एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें जो फेवरेट टॉपिक रहता है वो ब्रोकन कप की जो स्टोरी है वो रहती है। तो ब्रोकन कप स्टोरी मैं आपको सुना चुकी हूँ, एक बार और मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि ब्रोकन कप की जो स्टोरी है वो कभी भी चेंज होकर भी आ सकती है। बेसिकली स्टोरी वही रहती है लेकिन ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे ब्रोकन कप की थ्योरी है, उसके अंदर आपको 2 बच्चों के एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि एक बच्चे ने मिस्टेक के साथ या बाय मिस्टेक जो है वो 15 या 20 कप्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं, मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसने वो तोड़ दिए हैं। लेकिन जो सेकंड बच्चा है उसने एक ही कप या एक ही ऑब्जेक्ट तोड़ा है, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो अच्छा नहीं था, मीन्स उसने चुराते हुए उसे तोड़ दिया है या छुपाते हुए तोड़ दिया है, तो वहाँ पर इंटेंशन जो है वो सेकंड बच्चे का अच्छा नहीं था। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि अगर बच्चा ऑटोनॉमस स्टेज पे है तो वो कौन सा डिसीजन किस बच्चे को ज़्यादा जो है पनिश किस बच्चे का जो एक्ट है वो ज़्यादा पनिशेबल मानेगा। अगर ऑटोनॉमस में है तो किसे मानेगा, और अगर हेट्रोनॉमस स्टेज में है तो वो किसे ज़्यादा पनिशेबल मानेगा। और इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि आपको वो बच्चे का जो डिसीजन है वो पहले बता दे कि बच्चा जो है वो फर्स्ट केस को ज़्यादा पनिशेबल मान रहा है, तो आपका आंसर होगा कि बच्चा, इसका मतलब बच्चा जो है वो हेट्रोनोमस स्टेज के अंदर है। और अगर वो बच्चा जो है बी केस को ज़्यादा पनिशेबल मान रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा कि बच्चा ऑटोनॉमस स्टेज में है। बच्चा अब इंटेंशन को ध्यान में रखकर जो है वो पनिशमेंट तय कर रहा है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ
जो है आपको इस ब्रोकन स्टोरी के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। बेसिकली 2 स्टेजेस हैं और मेन जो एग्ज़ाम की है हमारे इस थ्योरी की कि पियाजे की जो ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये रास्ता तय करती है कोलबर्ग्स की थ्योरी का। तो हमें कोलबर्ग्स की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसका जो रास्ता है वो यहीं से बना है। तो हमें पहले इस स्टोरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने 2 स्टेजेस को जो है वो पढ़ लिया है। अब इसको एक्सपेंड जो है वो आगे कोल्सबर्ग ने किया है। अब वो एक्सपेंडेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आया है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको ऐसे ही अच्छी CDP की क्लासेस देती रहूँगी। तो और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक अ चाइल्ड बिलीव्स दैट रूल्स आर मेड बाय गॉड एंड कांट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज इज़ द चाइल्ड इन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बच्चे के रिजल्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बच्चा किस स्टेज पर है। तो बच्चा ऑटोनॉमस स्टेज पर है, हेट्रोनॉमस पर है, कन्वेंशनल पर है, पोस्ट कन्वेंशनल पर है। तो जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर जो है वो सही है या गलत है, ताकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो चेक कर सकें और आपको थ्योरी जो है अच्छे से समझ आई है या नहीं ये आप जज कर सकें। तो आई होप आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगेन आई एम सेइंग कि इफ़ यू लाइक माय video, like, share and subscribe and comment your answer. Thank you for today. Have a nice day.